सो कल के क्लास में जो हमने देखा कि बग के बारे में हमने अपना एक अच्छा खासा डिस्कशन किया था, जिसके अंदर बग लीकेज, बग डिफेक्ट, इंसिडेंट, एरर, फॉल्ट फेलियर क्या होता है, देन बग लीक, बग को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, जहां पर हम डेवलपर को भी अकाउंटेबल बनाते हैं, मेजर करते हैं हम डिफेक्ट डेंसिटी, उसके बेसिस पे डेवलपर को अकाउंटेबल बनाते हैं, देन टेस्टिंग टीम को भी अकाउंटेबल बनाते हैं डिफेक्ट लीकेज के बेसिस पे। करेक्ट। एंड देन फ्यू ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हमने देखा था। नाउ अब आते हैं हम बग लाइफ साइकिल पर। बग लाइफ साइकिल। तो बग कभी भी रेज होगा, आएगा कभी भी, जब भी नया बग आपको मिलेगा। नया बग क्यों आएगा? क्योंकि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में मिसमैच हो गया। तो जैसे बग आएगा तो हम बग को रिपोर्ट करते हैं डेवलपर को, बिकॉज वही इंटरनल लॉजिक को जानता है एंड दैट पर्सन कैन फिक्स द बग। तो रिपोर्ट करने के लिए, उसे बताने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है। हर कंपनी, वो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, वो कोई ना कोई टूल का यूज करती है। अगर मेरे पास बजट नहीं है तो मैं एक्सेल यूज करूंगा। ऐसा नहीं है कि बिना टूल के हम बग को रिपोर्ट नहीं कर सकते, हम एक्सेल का यूज करते हैं। हम अगर अपना कोई टेम्पलेट बना रखे हैं, डॉक्यूमेंट पे भी हम कर सकते हैं, एमएस वर्ड पे कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम टूल ही यूज करें बग रिपोर्ट करने के लिए। आप एक्सेल पे भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट पे भी कर सकते हो। बस आपको इन्फॉर्म करना है। हाँ, मेल पे अवॉइड करते हैं, जो भी कंपनीज में चैट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस पे अवॉइड करते हैं, बिकॉज वो एक इंडिविजुअल के एंटिटी पर मैप किया हुआ है, कल को वो अगर चला गया तो वो रह जाएगा। इसलिए हम एक सेंट्रलाइज चीज यूज करते हैं जो कि आगे भी रहे। तो आप डॉक्यूमेंट पे भी कर सकते हो, एक्सेल पे भी कर सकते हो। कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी हैं, कुछ पेड सॉफ्टवेयर भी हैं। डिपेंड करता है कि कंपनी टू कंपनी उनका बजट जैसा है तो वो उसको यूज करते हो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? कि इसका लाइसेंस फ्री है, एनी वन कैन यूज दिस, ये लाइसेंस फ्री है। लेकिन पेड सॉफ्टवेयर, इसको परचेज करना पड़ता है। तो जैसे मेरा बजट है, प्रोजेक्ट का बजट है, तो वो ऐसा वो यूज करते हैं। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको मैंटिस आता है, बगजिला आता है, और बगजिला ज्यादा यूज होता है। बगजिला फायरफॉक्स वालों का सॉफ्टवेयर है, ये ज्यादा यूज होता है। बट आज के डेट में क्या हो गया कि हर कंपनी सिंस अजाइल में मूव करती है, तो सिर्फ बग ही आइडेंटिफाई करना उनका मोटिव नहीं है। दे फाइंड अ लॉट्स ऑफ थिंग, कितना टेस्ट, मेरा डेवलपर कितने देर काम कर रहा है, टेस्टर कितने देर काम कर रहा है, क्या स्टेटस है प्रोजेक्ट का। सो पहले उन्हें डिपेंडेंट होना पड़ता था कि एवरीडे एक मेल जा रहा है, टीम लीड बता रहा है डेवलपर का, टेस्टर का। एंड वो एक प्रोसेस था कि बहुत ज्यादा ऑपरेशनल उसमें इश्यूज थे। मतलब एवरीडे दोनों टीम को, लोगों को अपना बताना होता था कि हमने क्या काम किया, क्या काम कर रहे हैं। एक स्टेटस रिपोर्ट्स बन के जाता था एवरीडे। लेकिन अब ये टूल आ जाने से क्या हुआ, हम, वो बता रहा है, मेल कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो भी उस टूल को, जो परचेस टूल होता है हमारा, वो ये सब फीचर हमें प्रोवाइड करता है। ये ओपन सोर्स वाला से हमें नहीं मिल पाता है। तो पेड टूल के अंदर वो सारी चीजें को, जो भी स्टेक होल्डर है प्रोजेक्ट के, क्लाइंट है, मेरा मैनेजमेंट टीम है, दे कैन इजिली वॉच। वो अपने आईडी से लॉग इन करेंगे और देख लेंगे कि अभी प्रोजेक्ट का हेल्थ क्या है, स्टेटस क्या है, कहाँ पर हम हैं। तो पेड टूल जो है, ये आपको है एज्योर, VSTS एक होता है, देन माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट है, देन जीरा, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। और भी एक टूल है, दैट इज, अभी उसका नाम है ALM। पहले इसका नाम था HP क्वालिटी सेंटर।
एचपी क्वालिटी सेंटर पहले इसका नाम था। अब वो ALM के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन तीनों टूल में यही तीनों मार्केट को आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज होता है। एक दो कुछ और भी टूल्स हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है, 2 4 10% ही कंपनीज यूज करती है। ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। ये अटलासियन वालों का एक टूल है। अटलासियन ऑस्ट्रेलिया में से कंपनी है, ये उनका अपना टूल है। ALM जो है, ये पहले मर्क्यूरी का प्रोडक्ट था, फिर HP वालों ने इसे खरीद लिया, तो HP वालों ने इसका नाम पहले HP QC रखा, फिर ALM रखा। लेकिन ये जो टूल है, ये रिक्वायरमेंट को मैनेज करता है, टेस्ट केस को मैनेज करता है, देन टेस्ट एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है, और बग को मैनेज करता है। मतलब आप देखो तो ये सारा जो मैनेज जो कर रहा है, बेसिकली ये टेस्टिंग से रिलेटेड सारी चीज को मैनेज कर रहा है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रख सकते हो। सो टेस्टिंग से रिलेटेड चीजों को मैनेज कर रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं टेस्ट मैनेजमेंट टूल। इसे हम बोलते हैं टेस्ट मैनेजमेंट टूल। और ये दोनों जो टूल है, ये सब तो मैनेज करता ही करता है, ये सारा मैनेज करता है। साथ साथ ये रिसोर्स को भी चेक करता है। रिसोर्स कितना देर मेरा काम किया है, कितना रिसोर्स हमारे प्रोजेक्ट में है, कितने देर काम कर रहे हैं, टोटल आवर कितना काम किया है, ये सब कुछ को मैनेज करता है। मल्टीपल डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स भी बनाता है, अपने आप बनाता है। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं दीज टूल्स आर कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। तो इन तीनों टूल के अंदर ना बग लॉक करने की सुविधा होती है, एक फैसिलिटी होता है। तो अब मैं एक डेवलपर हूँ, आप टेस्टर हो, आपको कोई बग मिला तो आप बग लॉक करोगे, टूल में जाकर अपनी आईडी से करोगे एंड लॉक करोगे। बग जब लॉक करते हैं तो आप देखोगे, लेट मी शो यू, मैं आपको सर जीरा का टेस्ट ट्रेल किस में आता है सर? टेस्ट टेस्ट मैनेजमेंट टूल में कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में? टेस्ट कौन सा रेल। टेस्ट? टेस्ट टेस्ट रेल। रेल। टेस्ट रेल भी वो आपको टेस्ट मैनेजमेंट टूल है वो बेसिक। ठीक। अब ये देखो, जैसे ये जीरा का है, अब आपको बग रेज करना है, सो क्रिएट, दिख रहा है ना पूरा स्क्रीन, क्रिएट किए, एंड यहाँ से आपको बग रेज करने के लिए प्रोजेक्ट का नाम बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, बग रेज करना है, सो वी विल सेलेक्ट द बग। अब बग की समरी देंगे, डिस्क्रिप्शन उसका लिखेंगे, किसको असाइन करना है उसका नाम देंगे यहाँ पे, देन लेबल्स, ये अलग अलग चीज फील्ड जिसमें होता है, पेरेंट एंड ऑल द थिंग्स, बट ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैप करवाते हैं। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है, समरी, डिस्क्रिप्शन, किसको असाइन कर रहे हैं। अब ये टीम इसलिए आता है, मैं आगे आपको बताऊंगा, अलग अलग टीम काम करती है एक ही प्रोजेक्ट में, तो वो फीचर किस टीम ने डेवलप किया था, तो उसका नाम यहाँ पे आता है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। अब ये चूंकि स्प्रिंट वाइज है, तो स्प्रिंट 1 का बग है, तो हमें स्प्रिंट को सेलेक्ट कर रहा होगा, जिससे ज्यादा अच्छे से हम ट्रैक कर सके। देन ब्लॉकर इश्यू है, क्या है वो, ये डालते हैं। देन इसको इश्यू को मैप करते हैं कि ये इश्यू किस यूजर स्टोरी से रिलेटेड है, ये जो बग आया है किस यूजर स्टोरी में आया है, एंड उसके बाद इसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो क्रिएट करेंगे तो एक बग आईडी देता है। अब वो बग आईडी चला गया डेवलपर के पास, अब डेवलपर उसके ऊपर वो काम करेगा। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बग लाइफ साइकिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बग लाइफ साइकिल। तो जैसे आपने बग कोई भी फाइंड किया,
तो सिस्टम में जैसे लॉग करते हो, लेट से आपने जीरा में लॉग किया, तो जैसे आप फाइनल बग लॉग करने के बाद सारा डिटेल डालने के बाद सबमिट करते हो, तो जीरा क्या करेगा, एक यूनिक बग आईडी बनाता है। वो बग आईडी खुद से बनाता है, एक इंटीजर वैल्यू देगा उसको, न्यूमेरिक वैल्यू देगा, एंड उसी को हम आगे बताते हैं कि ये बग आईडी है, ये बग आईडी है। एक तरह का रोल रोल नंबर बोल लो, यूनिक नंबर, जैसे आपका आधार नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, यूनिक नंबर है, उसी तरह वो भी एक बग आईडी बनाता है। एंड जब पहली बार आप कोई बग रेज करते हो, देन उसका स्टेटस हमेशा होता है न्यू। उस बग का स्टेटस, ये जीरा या कोई भी बग ट्रैकिंग टूल आप यूज करो, या तो ओपन सोर्स करो या पेड वाला, वो हमेशा सब में यही प्रोसेस चलेगा, क्योंकि बग सारे को रेज करने का हमें फीचर देता है। तो उसका पहली बार जब आप रेज करते हो, देन स्टेटस इज न्यू। अब ये न्यू है, डेवलप टेस्टर ने आइडेंटिफाई किया, सेव किया, बग को लॉक किया, तो उसका स्टेटस न्यू दिखा रहा है ना। ये बग को फिक्स कौन करेगा, डेवलपर। तो डेवलपर को आपने यहाँ पे देखा था, एक असाइन करके फीचर था कि हम किसे असाइन करें। सो वो डेवलपर को हम असाइन कर देते हैं, तो दैट इज, उसका ड्रॉप डाउन में उसका नाम आता है, उसको सेलेक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड असाइन फेज। अब बग मेरे पास आ गया, मेरे पास बग आ गया, तो मैं बग को ओपन करके देखूंगा कि भाई क्या बग भेजा है निर्मित ने। तो मैं उसे करता हूं ओपन। अब ओपन मैंने किया तो दो चीज हो सकता है, कि जो मुझे बग मिला, उस बग का, जो भी मेरे को बग आया, उस बग में हो सकता है कि सफिशियंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मिसिंग। अब इसमें कई चीज हो सकती है, हो सकता है कि स्टेप्स नहीं क्लियरली मेंशन किया कि कैसे रिप्रोड्यूस में करूं, या फिर टेस्ट डेटा मिसिंग था। तो सफिशियंट इंफॉर्मेशन मिसिंग हो सकता है कि आपने बग तो रेज कर दिया और मुझे दिया, मैं ओपन करके जब उसको डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूं, तो मुझे लिखा कि यार सफिशियंट इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इसको अपने इन्वायरमेंट में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं बग को क्या करूंगा, मार्क कर दूंगा इसे ओपन करके इनवैलिड। इस केस में मैं उसे इनवैलिड मार्क कर देता हूं। ठीक है। अब दूसरा एक और केस है कि ये भी हो सकता है कि रिक्वायरमेंट, मुझे तो बग मिला, मैं देख रहा हूं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट ड्रॉप कर दिया गया है, और मैं अपना टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो मैंने तो कर दिया, मुझे आइडिया नहीं था कि वो रिक्वायरमेंट ड्रॉप कर गया है, और मैंने बग रेज कर दिया। तो डेवलपर उसको फिर से इनवैलिड मार्क कर सकता है, बोलेगा ये रिक्वायरमेंट ही ड्रॉप हो गया है, तो दैट्स वाई इसे इनवैलिड मार्क कर रहा है। लेकिन अब अदर जो बग है, मान लो आपने दो तीन बग मुझे असाइन किए, तो चलो एक इनवैलिड मैंने मार्क कर दिया, जो अदर बग है उसे भी तो ओपन करके देखूंगा। ओपन उसे किया तो मुझे बाकी सारा बग लगा वैलिड है, बाकी सारा बग आपने मुझे वैलिड बग दिया। नाउ अब मैं वैलिड बग में से एज्यूम करो कि एक बग है कि प्रोडक्ट नेम इज इनकरेक्ट, और दूसरा बग आपने दिया मुझे जो वैलिड बग है, विथ फुल स्टेप्स एंड टेस्ट डेटा सब कुछ दिया। एंड दूसरा आपने दिया कि एड टू कार्ट बटन नॉट वर्किंग। ठीक है, ये आपने दूसरा मुझे दिया। तो भाई, एक है कि एड टू कार्ट काम नहीं कर रहा है, एक है कि प्रोडक्ट नेम इनकरेक्ट है। अब मेरे हिसाब से, या आप अपने हिसाब से बताओ, विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फिक्स फर्स्ट, किसे पहले ठीक करना चाहिए।
ये इनकरेक्ट है, मतलब क्या है, ये जीयूआई का बग है, कॉस्मेटिक है ना, दिस इज कॉस्मेटिक बग। लेकिन ये बटन ही काम नहीं कर रहा है, सो दिस इज द फंक्शनल बग। सो विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज द फंक्शनल को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और दूसरी चीज, ये बटन काम नहीं कर रहा है तो इसकी वजह से मेरी पूरी टेस्टिंग टीम तो बैठी हुई रहेगी ना, जिसे अगर टेस्ट करना भी होगा कुछ आगे, वो भी बैठा होगा कि जब तक ये बटन काम नहीं करेगा तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। प्रोडक्ट नेम इनकरेक्ट है तो उससे हम, ठीक है, वो मुझे मेरी टेस्टिंग को रोक नहीं रहा है, लेकिन अगर बटन काम नहीं करेगा तो मेरी टेस्टिंग तो रुक जाएगी। तो इसलिए सब, मैंने बोला अब टाइम कम है, मान लेते हैं बग फिक्स करने का टाइम कम है, तो मैं जल्दी जल्दी ये बोलता हूँ कि ऐसा है कि मैं आपको ये फंक्शनल बग फिक्स करके दे देता हूँ। आई एग्री कि दोनों बग है, वैलिड बग है दोनों, मैं इसे फिक्स करके दे देता हूँ, और इसे मैं बाद में अगले बिल्ड जब मैं दूंगा, अगला बिल्ड दूंगा तो उसमें फिक्स करके दे दूंगा। सो एक बग को मैंने फिक्स करने के लिए रख लिया, और दूसरा जो बग था ये, इसे मैंने कर दिया डेफर्ड। डेफर्ड, या इसे बोलते हैं पोस्टपोन, या इसे बोलते हैं होल्ड। इस बग को मैंने होल्ड कर लिया, बाद में हम इसे अगले बिल्ड में फिक्स करके दे देंगे। और ये वाला बग सही चल रहा था तो मैंने इसे लिया और फिक्स किया। अब बग को फिक्स कर दिया, अब इसे चेक कौन करेगा, तो टेस्टर की बग फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं, अभी तो बग डेवलपर के पास है तो ये फिर से उसे असाइन करता है, वही ड्रॉप डाउन में डेवलपर टेस्टर का नाम डाल देगा ना, उसे असाइन किया, अब टेस्टर के पास ये बग आ गया। टेस्टर इस बग को वेरीफाई करता है। कैसे करेगा वेरीफाई, तो बग कैसे आया था, बग कैसे रेज हुआ था, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन से। तो मतलब ये टेस्ट केस भी फेल था, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब बग को वेरीफाई करना है तो वो मतलब इस टेस्ट केस को दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखेगा। अब दोबारा से एग्जीक्यूट किया, दो चीज हो सकता है, कि मेरा टेस्ट केस पास हो गया, दूसरा हो सकता है कि मेरा टेस्ट केस फेल हो गया। अगर टेस्ट केस फेल हो गया तो ये फिर से चला जाएगा यहीं पर असाइन फेज में, और टेस्ट केस पास हो गया तो इसे डेवलप टेस्टर क्लोज मार्क कर देता है। डेवलपर उस बग को क्लोज मार्क कर देगा। अब देखो, जो क्लोज मार्क भी करता है ना, बेसिकली किसी बग को क्लोज करने का जो राइट होता है ना, ऑफिशियल राइट जो होता है, वो डिलीवरी मैनेजर को होता है। पूरे कंपनी में जो डिलीवरी मैनेजर होते हैं, बड़ी कंपनी है तो दो तीन होते हैं, मतलब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होता है डिलीवरी मैनेजर। हो सकता है एक डिलीवरी मैनेजर के अंदर दो तीन प्रोजेक्ट हो, या हो सकता है कि एक डिलीवरी मैनेजर मैनेजर के अंदर एक ही प्रोजेक्ट हो। अब कंपनी में 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो हो सकता है, बड़ी कंपनी है जैसे कॉग्निजेंट एचसीएल है, तो ये सब बड़ी कंपनी है, कई सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, तो उनके पास डिलीवरी मैनेजर भी अलग अलग होता है। तो बेसिकली डिलीवरी मैनेजर को राइट होता है बग को क्लोज करने का, उसी को राइट होता है और किसी को नहीं होता। लेकिन अब क्या है कि अब मान लो कि आप एक डिलीवरी मैनेजर हो और आपके अंडर में 10 प्रोजेक्ट या 3 प्रोजेक्ट चल रहा है, 3 प्रोजेक्ट में डेली 50 बग रेज होता है, तो चलो टेस्टर रेज कर देता है, और 100 बग क्लोज होता है, तो 3 प्रोजेक्ट में 300 बग हो गया, तो डिलीवरी मैनेजर के पास दिन भर यही काम बचा हुआ है कि दिन भर बग को क्लोज करते रहे। उसके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या करता है कि वो अपना राइट
क्लोज करने का राइट इसे टेस्टर को डेजिग्नेट कर देता है कि आप इस बग को क्लोज कर सकते हो, हम आपको एक टेम्पररी राइट दे रहे हैं। इसलिए डेवलपर सॉरी टेस्टर उस बग को क्लोज करता है, डेवलपर नहीं कर सकता। बग को क्लोज करेगा, डिलीवरी मैनेजर को राइट होता है, लेकिन अपने पावर को वो टेस्टर को दे देता है। तो बग को टेस्टर ही क्लोज कर सकता है। इवन आपका मैनेजर भी होगा, वो भी नहीं क्लोज कर सकता है, वो भी क्लोज नहीं कर सकता है। बग को हमेशा क्लोज टेस्टर ही करेगा। ठीक है। नाउ मान लो कि ये बग आपका क्लोज हो गया, ऐड टू कार्ट बटन वाला, और ये बिल्ड मिला था आपको, ये जो बग मिला था, लेट से कि बिल्ड का वर्जन था 2.2। तो इसमें कुछ चेंजेस हुआ, मैं इसको फिक्स करके दिया, तभी तो आपने इसको वेरीफाई किया और उसके बाद पास किया। तो जैसे कोड में कुछ भी मॉडिफिकेशन, कॉमन फुल स्टॉप का कुछ भी मॉडिफिकेशन होगा कोड में, तो उसका वर्जन चेंज हो जाएगा, वर्जन 2.3। तो 2.3 को आपने टेस्ट किया और ये बग फिक्स हो गया, तो आपने उसको क्लोज कर दिया। अब ये डेवलपमेंट आगे चलते गया। नाउ आगे चल के क्या हुआ कि यही बग, आगे बहुत सारे फीचर ऐड होते गए, एंड फीचर ऐड होने के बाद यही बग दोबारा से जनरेट हो गया। और लेट्स से कि वर्जन 4.5 में सेम बग, ऐड टू कार्ट नॉट वर्किंग, सेम बग दोबारा से जनरेट हो गया। और होता भी है ऐसे बहुत बार। तो उस केस में टेस्टर नया बग रेज नहीं करता है, टेस्टर उस केस में नया बग रेज नहीं करता, वो इसी क्लोज बग को क्या करता है, रीओपन कर देता है। रीओपन कर देता है, और रीओपन करने के बाद ये वापस फिर से असाइन फेज में चला जाता है। ठीक है, वापस फिर से असाइन फेज में चला जाता है। अब एक पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, चलो ये तो बग लाइफ साइकिल हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन है, मान लो कि जनवरी 2022 में ये बग आया था, और उस समय अजय ने इस बग को आइडेंटिफाई किया था, और अभी चल रहा है फरवरी 2025। अब अजय 2023 में दिसंबर में कंपनी चेंज करके चले गए, और फरवरी 2025 में ये बग आया, या 2024 में ये जॉब छोड़ के चले गए, 25 में ये बग आया। अब निर्मित इस निर्मित जो 4.5 वर्जन को टेस्ट कर रहे थे, तो निर्मित को वो बग मिल गया। अब है कि निर्मित, मैंने बोला कि भाई क्लोज था, तो रीओपन करना होगा, नया बग रेज नहीं करेंगे। नया बग रेज करने का मतलब डुप्लीकेट हो गया, तो नया बग रेज नहीं करते, उसी बग को रीओपन कर देते हैं। तो अब एक चीज बताओ, चलो मैं एक कंडीशन मान सकता हूँ कि अजय ने रेज किया था और उसी प्रोजेक्ट में है, तो अजय को तो हो सकता है कि 2025 में भी याद रहे एक हल्का सा, कि हाँ यार ये बग तो मैंने रेज किया था। तो अजय अपना मेल में चेक करेंगे, इधर उधर कुछ भी चेक करके कहीं से निकाल के उस बग आईडी को खोज सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि क्योंकि अब हजारों बग रेज हो चुके हैं वहां, तो एक पॉसिबिलिटी है कि अजय किसी तरह उस बग को खोज के उसे रीओपन कर दिए। लेकिन एक दूसरा सिनारियो सोचो कि अजय तो दिसंबर में चले गए 2024 में, अब निर्मित उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और निर्मित को वर्जन 4.5 में वो बग मिल गया। तो निर्मित अब उसे कैसे रीओपन करेंगे? अब 1000 2000 बग रेज है, तो क्या निर्मित हर बग को पढ़ेंगे? नहीं। तो ये बग ट्रैकिंग टूल के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, जो समरी का टेक्स्ट आपने देखा था ना, ये जो समरी का है, ये यहाँ पे जो हमने देखा था बग रेज करने समय,
ये समरी का जो टेक्स्ट है ना, तो यहाँ पे अब आप खुद सोचो बग क्या आया सर, कि ऐड टू कार्ट बटन नॉट वर्किंग। तो अजय ने समरी में, और समरी वन लाइनर लिखते हैं, अजय ने समरी में लिखा, व्हेन यूजर क्लिक्स ऐड टू कार्ट बटन इट इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉट वर्किंग। समरी में वन लाइनर ही लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरा कहानी आप लिख सकते हैं। अजय ने 2022 में लिखा था, अब निर्मित 2025 में टेस्ट, तो निर्मित को तो पता है नहीं कि ये बग पहले आया था नहीं आया था, तो वो तो जाएंगे एक नया बग रेज करने। और वो समरी में कुछ तो लिखेंगे, ऐड टू, सपोज वो लिखेंगे ऐड टू कार्ट बटन इज नॉट फंक्शनिंग, सपोज वो ये लिखने जा रहा है। तो वो जैसे ऐड टू कार्ट बटन लिखेंगे, तो मेरा टूल, कोई भी बग ट्रैकिंग हो, जीरा हो या मेंटिस हो या वीएसटीएस हो या एएलएम हो या जो भी टूल हो, जीरा हो, जैसे वो समरी में ऐड टू कार्ट बटन लिखेंगे, तो ऐड टू कार्ट जितने भी बग में वर्ड यूज हुआ होगा समरी में, वो सब उनको लिस्ट में दिख जाएगा, वो सब वहां पे लिस्ट में दिख जाएगा, और समरी आएगा उन सब का। उसको पढ़, और उसके साथ साथ उसका बग आईडी भी आएगा। तो उसके उसको पढ़ के इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना वो, अच्छा ये बग तो ऑलरेडी रेज है। तो ये बग ट्रैकिंग टूल का एक स्पेशल फीचर होता है, समरी कॉल, समरी टेक्स्ट बॉक्स का, कि उसमें जैसे ऐड टू कार्ट, ये सिर्फ ऐड टू कार्ट बटन लिखेंगे, ऑटोमेटिकली वहां पे ऐड टू कार्ट से रिलेटेड जितने भी बग रेज हुए होंगे वो सब वहां पे समरी में दिखा देगा। और वो आराम से, अब कितने बग रेज होंगे ऐड टू कार्ट से? 2, 4, 5, 10, 20, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। एक फीचर से रिलेटेड कितने बग रेज होंगे? मैक्सिमम 10, 5 बग रेज होंगे, वो सारा लिस्ट में दिखा देगा। और 2 मिनट लगेगा उनको पढ़ के, कि समरी सबका आएगा, आपका मिल जाएगा। व्हेन यूजर क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट बटन इज नॉट वर्किंग, अच्छा यही तो हमारे केस में भी है। तो इसी बग को वो रीओपन कर देंगे और फिर से उसे असाइन कर देंगे। So this is complete bug life cycle, guys. Complete bug life cycle. अब इंटरव्यूअर जब आपसे पूछेगा कि व्हाट इज बग लाइफ साइकिल, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन ये पूरा प्रोसेस ओरिएंटेड है बग लाइफ साइकिल, पूरा प्रोसेस है। देख रहे हो, न्यू बग मिला, तो यहाँ पे आप देखो, न्यू बग मिला, तो हमने समरी डाला, डिस्क्रिप्शन डाला, असाइन कर रहे हैं, अब दूसरे को कर रहे हैं ना असाइन, दिस इज असाइन फेज। अब जिसको असाइन करेंगे वो अपने उस बग को ओपन करके देखेगा। तो बग आया तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द बग लाइफ साइकिल, बग लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस कौन कौन से हैं? तो पहला होगा न्यू, देन ओपन, फिक्स, क्लोज्ड एंड रीओपन। यही 5 इसके फेज होंगे। अगर पूछे कि इस आपसे कि व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द बग लाइफ साइकिल, तो न्यू, ओपन, फिक्स्ड, क्लोज्ड एंड रीओपन। और अगर डिटेल आपसे पूछेगा, सो दैट इज द डिटेल वन। दूसरा आपसे इंटरव्यू यही पूछेगा, व्हाट इज द डे फॉल्ट,
वो देखना चाहता है कि डेफर्ड वर्ड आपको पता है कि नहीं, भले बोले नहीं, लेकिन रियल टाइम में ना यूज होता, बहुत कम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन वो पूछना चाहता है क्योंकि इंटरव्यूअर को भी तो अपना नॉलेज दिखाना है आपको ना, तो इसलिए पूछता है कि व्हाट इज डेफर्ड। तो डेफर्ड क्या होता है, बेसिकली बग को हम फॉर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से डेवलपर होल्ड कर रहा है। एक ये ध्यान रखना, बग जो है सर, यहां से यहां तक टेस्टर के पास है, यहां से यहां तक टेस्टर के पास है, फिर यहां से यहां तक टेस्टर के पास है, यहां से यहां तक टेस्टर के पास है। तो अब ये जो है, ये है डेवलपर के पास, ये जो पार्ट है ये है डेवलपर के पास, और डेफर्ड बीच में आ रहा है, तो डेफर्ड करेगा कौन, हमेशा डेवलपर ही डेफर्ड मार्क कर सकता है, हमेशा वही कर सकता है, टेस्टर नहीं कर सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड है, दैट इज द मोस्ट, सारा गेम टेस्टिंग का इसी पे है टिका हुआ, दैट इज वेरीफाई। ये जो है स्टेटस या स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और टेस्टर थ्रू आउट अपने पूरे कैरियर में अगर वो मैनुअल टेस्टर है या ऑटोमेशन टेस्टर है, डजंट मैटर, वो पूरा वेरीफाई ही करता है पूरे टेस्टिंग करियर में। 10 साल, नौ, अगर 10 साल वो टेस्टर ही है, या 20 साल ही टेस्टर है, या 50 साल टेस्टर ही रह गया, तो वो यही करता है। और ये वेरीफाई जो है, लेट्स सी क्या होता है। सपोज करो कि यू हैव रोट 10 टेस्ट केसेस, आपने 10 टेस्ट केस लिखा, 10 टेस्ट केस को आपने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। देन इसमें मान लो कि 2 टेस्ट केस फेल हो गया, और 8 टेस्ट केस, इसका मतलब पास हुआ, करेक्ट। 2 टेस्ट केस फेल हुआ, 8 टेस्ट केस आपका पास हो गया, और ये दोनों मान लेते हैं कि वैलिड है, बग है, सब कुछ है, सब आपने सही काम किया। नाउ, अब ये दो, हर एक टेस्ट केस फेल के लिए एक बग, तो 2 बग आपने रेज किया, ठीक है। ध्यान रखना, ये एग्जीक्यूटेड जो आपने टेस्ट केस किया, दिस इज द फर्स्ट आइटरेशन, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया, 2 बग मिला। अब ये बग आया असाइन होके डेवलपर के पास, डेवलपर ने इस बग को फिक्स किया और आपको असाइन कर दिया। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इस टेस्ट केस को रन करोगे ना, करेक्ट। जो फेल वाले को है उसको चेक करोगे। नाउ एज्यूम करो कि ये सब दोनों बग पास हो गया, यह पहला। अब ये देखो, मान लो कि ये दोनों बग में से एक पास हुआ और एक फेल हो गया,
ठीक है, एक पास हुआ एक फेल हुआ, वन पास एंड वन फेल। तो पास वाला को तो आप पास कर दोगे, और उसके बाद बिल्ड वापस कर दोगे कि भैया तुम्हारा दोनों बग अभी फिक्स नहीं हुआ है, पहले दोनों बग को फिक्स करो। तो आप दो टेस्ट केस ही रन करोगे बस। मगर ये है केस वन, एक पास हुआ एक फेल हुआ, तो पास वाले का तो आप क्लोज कर दोगे और फेल वाले को आप बिल्ड ही वापस कर दोगे, भाई तुम्हारा बग दोनों फिक्स नहीं हुआ है, सो ये लो बिल्ड। एक जो फिक्स हुआ है उसको हम क्लोज कर दिए, एक बग अभी भी ओपन है, और उस बग को आप री ओपन करके भेज दोगे। नाउ केस टू, ये दोनों पास हो गया। तो दोनों पास हुआ तो इसका मतलब क्या है कि उसने एप्लीकेशन में जो फिक्स करके दिया है तो कुछ कोड में मॉडिफिकेशन किया होगा, राइट? कुछ कोड में ऐड किया होगा या कुछ कोड डिलीट किया होगा, तभी तो बग फिक्स हुआ है दोनों। तो उस मॉडिफिकेशन की वजह से या कुछ भी अपडेशन की वजह से कोड में कहीं ये 8 टेस्ट केस जो पास हुआ था इस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ गया। फेल वाला तो चलो ठीक है पास हो गया, लेकिन 8 टेस्ट केस पे तो कहीं इम्पैक्ट नहीं आ गया कुछ। तो इसको दोबारा से हम फिर एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना सर, फेल वाले को। ना, अगर ये दोनों पास हो गया, ये केस टू में है, दोनों पास हो गया तो हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। ना, जब दोबारा से एग्जीक्यूट किए, ठीक है, तो हम देख रहे हैं चलो भाई दोनों भाग 8 टेस्ट केस मेरा पास हो गया, चलो ठीक है। सो नाउ ये जो एग्जीक्यूट किए दोबारा से, दिस इज द सेकेंड टाइम ना, ये सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ये भी हम सेकेंड टाइम कर रहे हैं, करेक्ट? फर्स्ट टाइम तो यहाँ किए थे, तभी बग मिला था, और कुछ टेस्ट केस पास हुए थे, अब बग फिक्स होके आया तो उसे वेरीफाई करने के लिए हम सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और अगर सारे बग क्लोज हो गए, सारे बग क्लोज हो गए केस टू, तब हम पास वाले को भी चेक करते हैं कि कहीं उस कोड में अपडेशन की वजह से, मॉडिफिकेशन की वजह से मेरे पास वाले टेस्ट केस तो कहीं फेल नहीं हो गए। देन दिस इज कॉल्ड रीटेस्टिंग, एंड दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग। आप अपना एक डेफिनेशन बना सकते हो, दैट री एग्जीक्यूशन री एग्जीक्यूशन ऑफ failed test case is called retesting, and re-execution of past test case is called regression testing। और ये इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है। तो आप वन लाइनर आंसर करोगे तो इंटरव्यूअर कंफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद आप यही एग्जाम्पल उसे समझा देना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, यही आंसर आप समझा दोगे ना, उसका चेहरा खिल जाएगा, और वो आपसे फिर बग लाइफ साइकिल और डेफिनेशन नहीं पूछेगा।
ये आप समझ लो, क्योंकि उसका भी जो कॉन्सेप्ट है ना इंटरव्यूअर का 80, देखो 90% इंटरव्यूअर का कॉन्सेप्ट जो है रिग्रेशन का गलत है। वो सैनिटी को रिग्रेशन मानता है, जबकि रिग्रेशन ये होता है। तो आप यही एग्जाम्पल उसे देना, डेफिनेशन यही देना, एंड उसके बाद इस एग्जाम्पल से समझा देना कि मान लो कि सपोज वी हैव द 10 टेस्ट केसेस व्हिच वी एग्जीक्यूटेड एंड 2 टेस्ट केसेस आर फेल्ड, it means that 8 test cases are passed. So we raise the two bug and developer fix those bugs. And again, we are going to re-execute the failed test cases. That is called retesting. That's why the re-execution of failed test cases is called retesting. And to check that due to that modification of the code, my past test cases should not get impacted. So again, we re-execute the past test cases, which is called regression testing. तो वो समझ जाएगा, यस, का डेफिनेशन आपका कॉन्सेप्ट और नॉलेज परफेक्ट है ना। अब एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि इस केस में हम इसको क्यों नहीं एग्जीक्यूट किए, इस केस में ही हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस पास वाले को। इस केस में हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अभी हमारा फेल वाला ही दोनों नहीं हुआ है, तो हम रीवर्क करना पड़ेगा। अगर दोबारा से हम 8 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे तो इसे फिक्स करके देगा, तो फिर से हमें इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इसलिए हम केस 1 में इसे एग्जीक्यूट नहीं करते, केस 2 में ही हम इसे चेक करते हैं। और तीसरा केस है जो कि वर्स्ट केस है। आप ये मान लो कि दोनों फेल हो गया, दो बग दिए थे, दोनों हमने वेरीफाई कर री एग्जीक्यूट किया, दोनों फेल हो गया। तो हम कोई इसी दो के बाद बिल्ड को वापस भेज देते हैं कि भाई तुम्हारा दोनों बग फेल हो गया, दोबारा से रीओपन कर। हम आगे कुछ भी काम नहीं, कोई भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं करता, सिर्फ यही दो करके छोड़ देते। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कि रिग्रेशन हम कब कब करें, रिग्रेशन एंड रीटेस्टिंग कब कब करना चाहिए। तो रीटेस्टिंग का एक ही सिनारियो है, टू वेरीफाई द बग। ओनली वन सिनारियो हम तभी रीटेस्टिंग करते हैं और कभी नहीं करते। रिग्रेशन जो है, पहला सिनारियो है, इसी से है, आफ्टर बग वेरिफिकेशन। टू चेक impact of impact on past test case। हम तब करते हैं, पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो इसका, इसमें तीन सिनारियो में ध्यान रखना, इसी से दूसरा सिनारियो निकला आफ्टर बग वेरिफिकेशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मान लो कि ये था कोड, ये कोड एप्लीकेशन था, इसमें ये कोड लिखा हुआ था जिसमें दो फेल हो गया। अब डेवलपर ने फिक्स करके दिया, तो इसी कोड में सर कुछ को तो उसने डिलीट किया होगा और कुछ नया कोड डाला होगा। करेक्ट, कुछ नया कोड डाला होगा, तो नया कोड डाला तो हम ये कर रहे हैं। अब नया कोड और कब डालेगा वो, ये तो चलो ठीक है, मान लो ये फिक्स हो गया सब कुछ, ये 8 टेस्ट केस पास हो गया, और नया कोड कब डाल सकता है वो, व्हेन एनी न्यू फीचर इंट्रोड्यूस्ड
अगर कोई नया फीचर ऐड कर रहा है तो अब ऐसा है कि नया कोड करेगा, तो उस कोड की वजह से कहीं पुराने कोड में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ गया, तो वो उस केस में भी हम रिग्रेशन करते हैं कि जब नया फीचर ऐड होता है। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन, व्हेन इन्वायरमेंट गेट्स चेंज। जब इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है हमारा, इन्वायरमेंट का मतलब, मान लो आज मेरा डेटाबेस था ओरेकल पे, और कल को क्लाइंट ने डिसाइड किया कि हम इसको मूव करेंगे ओरेकल से सीक्वल सर्वर पर। अब हम इसको चेक, रिग्रेशन करते हैं, इन्वायरमेंट डेटाबेस का चेंज हो गया पूरा, इसमें कुछ अलग कोड यूज होता है, सीक्वल क्वेरी चलती है, इसमें कुछ 90% तो सेम रहता है, लेकिन फिर भी जो 10% 15% डिफरेंट है, तो उसकी वजह से तो कहीं मेरा एप्लीकेशन नहीं फेल हो जा रहा है, कोई टेस्ट केस तो नहीं फेल हो जा रहा है, एप्लीकेशन कोई बग तो नहीं दिखा दे रहा है। ये तो डेटाबेस हो गया। मिडिल लेयर, मान लो कल जावा 8 पे चल रहा था, अब क्लाइंट ने डिसाइड किया हम इसको जावा 12 पे मूव करेंगे, तो भी हम करेंगे, तो भी हम रिग्रेशन करेंगे। तो रिग्रेशन करने के ये 3 सिनारियो हैं, यही 3 सिनारियो होता है रिग्रेशन टेस्टिंग का। इसको एकदम दिमाग में बैठा लो आप। ठीक है ना? अब एक टॉपिक अभी करवा के फिर मैं आज का ये करूंगा, टाइम भी हो रहा है। अभी हमने 10 टेस्ट केस पर डिस्कशन किया सर, रिग्रेशन एंड रीटेस्टिंग। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन होगा तो 10 टेस्ट केस तो होगा नहीं, 4 5 टेस्ट केस तो लॉगिन पेज पे ही हम लिख देते हैं। तो हम मान लेते हैं हम 1000 टेस्ट केस है, कम से कम मान लेते हैं 1000 टेस्ट केस है। ठीक है, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सो हमने 1000 के 1000 टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया, और इसमें मान लो पास और फेल का हम लिखते हैं, और बग। पास हो गए मान लो कि 800 टेस्ट केस, और फेल हो गया इसका मतलब 200, तो 200 बग रेज किए। सेकेंड टाइम फिक्स होके आया मेरे पास, फिक्स होके आया, तो हम सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट किए, तो 200 टेस्ट केस को हमने एग्जीक्यूट किया, और एज्यूम करते हैं कि ये सारा टेस्ट केस अभी पास हो गया, तो मेरे 200 के 200 बग क्लोज हो गए। अब रिग्रेशन करेंगे फिर से, तो रिग्रेशन जब करने के 800 टेस्ट केस, तो पता चला कि यहाँ पे 750 टेस्ट केस पास हुआ, और 50 टेस्ट केस फेल हो गया। ठीक, तो अब थर्ड टाइम हम आए, 50 टेस्ट केस फेल हुआ, तो सबसे पहले इसे हम रन करेंगे रीटेस्टिंग में। पास कितने हो गए? 750 प्लस 200, 950। फिर इसे एग्जीक्यूट करेंगे, करेक्ट। जब 950 को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, और ये मान लेते हैं कि पूरा पास हो गया, 950 को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो फिर 75 टेस्ट केस फेल हो गया, या 5 ही टेस्ट केस मान लो,
कुछ टेस्ट केस फेल हो गया। लो जी, अब फोर्थ टाइम आ गया, तो ये 75 के 75 पास हो गए, जो फेल वाला था ये पास हो गया। इसका मतलब 925 टेस्ट केस जो रिग्रेशन के लिए था, जब इसको एक्सिक्यूट करने गया तो 15 टेस्ट केस यहाँ फेल हो गया। अब बताओ, ये प्रोसेस तो चलता रहेगा ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये तो कभी 2 टेस्ट केस फेल होगा, कभी एक होगा, कभी 25 हो जाएगा, कभी 8 हो जाएगा। ये तो केस चलता रहेगा हमेशा। तो कितने आइट्रेशन, कितनी बार हम एग्जीक्यूट करेंगे? 2 बार तक तो समझ में आ रहा है, ये तो बढ़ते जाएगा। 4 के बाद पांचवा हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, सेवेंथ हो जाएगा, ये तो चलता ही जाएगा। करेक्ट। ये मेरा प्रोसेस तो चलता ही रहेगा। और एक कैलकुलेशन है कि पर डे एक टेस्टर ऑन एन एवरेज 35 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करता है। 35 से ज्यादा कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन 35 30 तक करता है तो हम मान के चलते हैं वो दिन भर अपना काम किया है। और सर लिखता कितने हैं पर डे? 35 ही क्वालिटी टेस्ट केस। 35 से कम भी हो जाए, 30 हो जाए तो चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि 20 लिखे। 35 से क्वालिटी टेस्ट केस की बात मैं कर रहा हूँ। क्वालिटी टेस्ट केस और टेस्ट केस दोनों में डिफरेंस है सर। ठीक है, तो 35 टेस्ट केस हम मान के चलते हैं कि वो एग्जीक्यूट करेगा एक दिन में। 35 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने का मतलब है सर, आप समझ लो कि मान लो 2 टेस्टर हमारे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। 1000 टेस्ट केस है तो अभी ऐसा कि थोड़ा सा बड़ा एप्लीकेशन होगा, तो 2 टेस्टर मेरे साथ काम कर रहा है। तो एक दिन में एक टेस्टर, एक एक सेकंड कैलकुलेट कर लेते हैं। एक दिन में एक टेस्टर, 2 टेस्टर है हमारे पास, और 200 टेस्ट के पहली बार में 1000 टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया फर्स्ट टाइम, तो एक दिन में 70 कर रहा है। तो 1000 डिवाइडेड बाई 70, तो करीब 14 दिन मान लेते हैं। 14.25 दिन के आसपास है, तो 14 डेज हम मान लेते हैं। ले लिया वो। नाउ सेकेंड आइट्रेशन कर रहा है, तो अब यहाँ पे रिग्रेशन और रीटेस्टिंग दोनों हो रहा है। तो रिग्रेशन 200, सॉरी रीटेस्टिंग 200, तो 200 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 200 डिवाइडेड बाई 70। 3 दिन में रीटेस्टिंग कर लिया, और 750 टेस्ट केस को एक्सिक्यूट करने में, सॉरी यहाँ पे कितना है, 800, 800 टेस्ट केस है ना, 800 डिवाइडेड बाई 70, तो यहाँ पे इसको करने में करीब 11.5 दिन, मतलब 12 दिन मान लेते, 12 डे लग रहा है। फिर थर्ड आइटरेशन में रीटेस्टिंग जो कर रहा है 50 टेस्ट केस, तो ये तो एक दिन में ही हो गया। और अब यहाँ पे है 950 टेस्ट केस, सो 950/70, करीब 14 डेज, 13.5 दिन, तो मैं 14 डेज लेके चल रहा हूँ। ठीक है।
एंड फिर वही 925, तो इसमें हम फोर्थ आइट्रेशन में मैं वही लेट से कि 13 डेज ले लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो सर, रिग्रेशन में कितना टाइम लग रहा है, 12 दिन, 14 दिन, 13 दिन, और रीटेस्टिंग में 3 दिन, 1 दिन। करेक्ट। तो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्या है सर? टाइम कंज्यूमिंग मेरा क्या है? रिग्रेशन एफर्ट, राइट। सबसे ज्यादा इसी में टाइम लग रहा है। इसी को, टाइम को रिड्यूस करने के लिए, इसी टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम ऑटोमेशन का सहारा लेते हैं। इसी टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम ऑटोमेशन का सहारा लेते हैं। अगर आपको कोई बोले कि ऑटोमेशन टेस्टिंग से बग हम जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे, तो खींच के दो देना उसको। ऑटोमेशन टेस्टिंग कभी भी बग आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग आपका टाइम सेव करता है, बग आइडेंटिफाई नहीं करता है। ठीक है। इवन आपकी कंपनी में बहुत होंगे ऑटोमेशन टेस्टर भी, आप उनसे पूछ लेना कि अगर मान लो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रन कर रहे हो तो बग आ गया, मान लो कोई स्क्रिप्ट फेल कर गया, तो बग डायरेक्ट रेज कर देते हो? कोई भी स्क्रिप्ट फेल कर गया तो इसका मतलब बग है, तो बग रेज कर देते हो इमीडिएट? वो हमेशा बोलेगा नहीं, हम उसको एक बार मैनुअली चेक करते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग कभी भी बग नहीं आइडेंटिफाई कर सकता है। ये पहला तो ये अपने दिमाग से, क्योंकि लोगों में मिथ है, ये देखो र्यूमर चलता है, एक कोई कुछ बोला बस वही चल रहा है। 2009-10 में मेरे को सुनने में आता था कि अब सब ऑटोमेशन हो गया। आप अभी किस चीज पे काम कर रहे हो सर अजय? मैनुअल पे ना। ऑटोमेशन कभी भी मैनुअल को रिप्लेस नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। अभी मैं आपको वो भी बता देता हम हूँ। तो मैनुअल ही करते हैं सर, मैनुअल ही करते हैं। मैं और मैनुअल में ही उम्मीद किया जाता है कि भाई यही सही से कर लो, बहुत है। करेक्ट। ऑटोमेशन नेवर आइडेंटिफाई बग, वो मैं अब, और ऑटोमेशन कभी भी मैनुअल को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ, और अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा लॉजिकली। हम तो ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने पे मान लेना, लॉजिकली। हम तो सर वीआर की टेस्टिंग करते हैं, वो तो ऑटोमेट हो ही नहीं पा रही है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं सर कि नहीं ऑटोमेट हो सकते हैं। 10-15% ही एप्लीकेशन ऑटोमेट हो सकता है। 10-15%। बैंकिंग के जितने एप्लीकेशन है मेन फ्रेम में जब बना हुआ है, कोई भी ऑटोमेट नहीं हो सकता है। डॉस विंडो टाइप से आता है, ब्लैक स्क्रीन, कोई भी ऑटोमेशन टूल उसको रीड ही नहीं कर सकता है। बैंकिंग छोटा मोटा एप्लीकेशन है, आप समझ रहे हो? सबसे बड़ा इंडस्ट्री क्या है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, फाइनेंस, बीएफएसआई डोमेन जिसे बोलते हैं, यही आईटी का बैकबोन है। इसमें 10% जो फ्रंट एंड को, इसीलिए ऑटोमेशन टेस्टिंग जितना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? GUI ऑटोमेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ऑटोमेट करता है। बट अभी आते हैं। सो ऑटोमेशन टेस्टिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब है कि भाई ये 1,000 टेस्ट केस मेरा है, इसमें कब कौन सा फेल कर जाए ये तो हमें भी नहीं पता है।
कौन सा टेस्ट केस कब फेल कर जाए ये हमें भी नहीं पता है। तो मैं बोलता हूँ कि 1,000 टेस्ट केस को ऑटोमेट करवा लेते हैं। चलो सर करवा लेते हैं। अब मैंने 2 ऑटोमेशन डेवलपर को हायर किया और बोले कि भैया 1,000 टेस्ट केस को ऑटोमेट करना है। तो बोला हाँ, तो हम तो ऑटोमेशन डेवलपर हैं ही, कर देंगे। ठीक है जी, कितना टाइम लोगे? तो आप मान के चलो कि एक ऑटोमेशन डेवलपर एक दिन में 2 स्क्रिप्ट लिखता है, एवरेज। 2 है तो 4 स्क्रिप्ट हो गया। अब 1,000 टेस्ट केस है तो कितना दिन हो गया? 250 डेज। 220 से 230 दिन मान लो कि, या एक साल में मान लो कि टोटल 250 वर्किंग डे है हमारा। 220 ही के आसपास होता है, लेकिन मान लो 250 है। लेकिन ये 250 डे तब लगेगा जब वो एक दिन का भी छुट्टी नहीं लेगा। ठीक है, जो ऑफिशियल हॉलीडे है वही लेगा, और ऐसे एक भी दिन का छुट्टी नहीं लेगा। तो अब आप बताओ कि अगर आपका 10 टेस्ट केस फेल हो गया, तो आप तो बैठे हुए हो कि जब तक ऑटोमेशन का स्क्रिप्ट नहीं बनेगा तब तक हम कैसे एग्जीक्यूट करें। और मैनुअल टेस्टिंग में वो काम फटाफट हो गया। तो ऑटोमेशन को हम तब लाते हैं किसी प्रोजेक्ट में कि जब मुझे दिख रहा है कि ये प्रोजेक्ट 3 साल, 4 साल, 5 साल तक जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम में, एक साल में नहीं, 2 साल, 2.5 साल, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम मेरा मैनुअल का ही खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो हम ऑटोमेशन, अभी हम प्रोजेक्ट पे एक्स्ट्रा बर्डन करवा लें जहां पे 10,000, 8,000, 6,000 टेस्ट केसेस होते हैं, तो हम फिर वहां पे रिग्रेशन का जो, वहां कहीं कहीं तो 6 6 महीना लग जाता है रिग्रेशन साइकिल को रन करने में। तो वहां पे ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करना ठीक है कि जो 6 महीना का काम है, 4 मैनुअल टेस्टर बैठ के कर रहा है, अब ये काम मेरा 2 दिन में हो जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब होता है, लंबे टाइम प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेशन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरी चीज, ऑटोमेशन टेस्टिंग कभी भी बग को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अब जैसे मैंने आपको ये बात बोला, तो मान लो कि किसी एप्लीकेशन में सर, मैं बोलता हूँ कि 70% फंक्शनैलिटी है और 30% ही मैं उसके जीयूआई को देता हूँ। फंक्शनैलिटी को ही ऑटोमेशन टेस्ट कर सकता है, जीयूआई को ऑटोमेशन नहीं कर सकता। तो चलो जी, आपका ये लॉगिन पेज है, यूजर आईडी, पासवर्ड, लॉगिन बटन, ऐसे बना हुआ है। ऑटोमेशन इसके अंदर यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देगा, फंक्शनैलिटी चल रही है, हाँ बढ़िया। लेकिन अगर ऐसा जीयूआई आएगा तो आप यूज करोगे इस एप्लीकेशन को? कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि इसका लुक एंड फील ही बेकार है। और दुनिया का कोई भी ऑटोमेशन टूल जीयूआई को ऑटोमेट नहीं कर सकता है। तो आपकी फंक्शनैलिटी कितनी भी अच्छी हो जाए सर, मेरे को 2 हाथ है, 2 आंख है, एक आंख आगे है, एक आंख सर के पीछे है, 2 आंख तो आपको भी है, 2 आंख मेरे को भी है, लेकिन मेरे को देख के आप भगवान मान लोगे मुझे, राइट? ऑटोमेशन टेस्टिंग कभी भी सॉल्यूशन नहीं है उसका, क्योंकि हम 30% कर ही नहीं सकते। तो इस केस में अब क्या करें सर? ऑटोमेशन तो चलो ठीक है, 250 दिन लग रहा है, तो चलो एक तो डेज का है इशू, हाँ ठीक है, बहुत दिन लग रहा है। लेकिन मान लो कि क्लाइंट ही बोल रहा है भैया हमें ऑटोमेशन के लिए पैसा हमारे पास नहीं है, मैनुअल ही करो, ठीक है, 250 दिन लग, यहाँ पे तुमको जो 13 दिन, 12 दिन, 14 दिन लग रहा है ना, तो ले लो, क्या करो, हमारे पास पैसा ही नहीं है ऑटोमेशन करवाने का, बजट बढ़ जाएगा।
दो रिसोर्स को बैठाओगे ऑटोमेशन डेवलपर को, तो वो एक्स्ट्रा पैसा, वो एक्स्ट्रा बर्डन, उसका भी तो सैलरी हम ही से तुम निकलवाओगे। तो मेरे पास है नहीं, हम नहीं दे सकते, तब क्या करें? तब एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम यहीं पर, एंड दैट इज कॉल्ड सैनिटी टेस्टिंग। अब सैनिटी टेस्टिंग क्या होता है? दिस इज द हाई लेवल ऑफ टेस्ट केस। दिस इज हाई लेवल ऑफ टेस्ट केसेस। हाई लेवल का मतलब क्या है सर? हाई लेवल का मतलब होता है कि ऐसा टेस्ट केस जिसके अंदर कवर्ड मैक्सिमम फंक्शनैलिटी, जिसके अंदर आप मैक्सिमम फंक्शनैलिटी को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकालें? तो आप देखो, और ये जो सैनिटी टेस्ट केस होगा, ये आपका ये जो 1000 टेस्ट केस है, ये क्या है सर? ये पूरा फंक्शनल टेस्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ, जीवाई का भी मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। जीवाई का होगा 10-20 टेस्ट केस, उसको मैं फंक्शनल की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1000 टेस्ट केस का जो सैनिटी होगा, मैक्सिमम 30 to 35% होता है, मैक्सिमम 35%, मिनिमम 30 रखते हैं। तो कितना होगा सर? अगर मैक्सिमम भी रखें तो 350 टेस्ट केस ऐसा हम उसमें से निकालते हैं कि जिसको एग्जीक्यूट अगर हम कर लें, तो मैं 100% श्योर हूं कि मेरा बिल्ड सही चल रहा है, मेरा एप्लीकेशन सही काम कर रहा है। और वो 300 से 350 टेस्ट केस होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब ये निकाले कैसे टेस्ट केस? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बनेगा कैसे टेस्ट केस। तो मान लेते हैं एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन का हम टेस्ट केस लिखते हैं। तो ई कॉमर्स में है रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, देन सर्च प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, बाय, पे, देन ऑर्डर, ऑर्डर हिस्ट्री। ऑर्डर हिस्ट्री एक ही चीज होगा, अलग अलग नहीं होगा। एंड उसके बाद होगा कैंसिल ऑर्डर, लिमिटेड लिख रहे हैं समझाने के लिए, देन लॉग आउट। मान लेते हैं इतने मेरे पास फीचर है। अब हर फीचर के लिए मान लेते हैं, ऐसे होगा तो ज्यादा टेस्ट केस, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि हर फीचर के लिए मैं एक एक टेस्ट केस लिख रहा हूँ। सो रजिस्ट्रेशन के लिए एक टेस्ट केस लिखा, रजिस्ट्रेशन। लॉगिन के लिए एक टेस्ट केस लिखा, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। फ्लो ये है, टेस्ट केस का फ्लो ये है। सर्च प्रोडक्ट के लिए लॉगिन, देन सर्च प्रोडक्ट। ऐड टू कार्ट के लिए लॉगिन, लॉगिन बाहर में आएगा क्योंकि हर टेस्ट केस इंडिविजुअल होता है, कल हमने डिस्कस किया था। सर्च प्रोडक्ट एंड ऐड टू कार्ट, लॉगिन, सर्च प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, बाय, लॉगिन, सर्च प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, बाय, पे, लॉगिन, सर्च प्रोडक्ट,
add to cart, buy, पे। ऑर्डर में जाके देखेंगे कि ऑर्डर में आ गया कि नहीं वो चीज। राइट। नाउ कैंसिल ऑर्डर के लिए लॉग इन, सर्च प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, बाय, पे, ऑर्डर, ऑर्डर कैंसिल एंड लॉग आउट के लिए लॉग इन, लॉग आउट। कितने टेस्ट केस लिखा सर हमने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। 9 फंक्शनल टेस्ट केस हमने लिखे। अब अगर मुझे इसमें से सैनिटी पिक करना हो तो सैनिटी बोल रहा है हाई लेवल टेस्ट केस। हाई लेवल मतलब कवर्ड मैक्सिमम फंक्शनलिटी। इन 9 टेस्ट केस में से कौन सा टेस्ट केस मैक्सिमम फंक्शनलिटी कवर कर रहा है? कैंसिल ऑर्डर वाला ये टेस्ट केस कर रहा है ना, मैक्सिमम फंक्शनलिटी कवर। जी सर। लॉग इन, सर्च प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, बाय सब कर रहा है। और एक रजिस्ट्रेशन का हम रख लेते हैं, एक लॉग आउट का रख लेते हैं। टोटल 3 टेस्ट केस अगर हम रन करें तो मेरे बिल्ड की स्टेबिलिटी पता चल जाएगी ना, हेल्थ पता चल जाएगा ना, सही काम कर रहा है कि नहीं। और 9 टेस्ट केस का 3 कितना हुआ टेस्ट केस? 30% अगर 9 का निकालें करीब 2.7। और 3 टेस्ट केस हम ले रखे हैं। देख रहे हो सर? कवरेज 100%, एफर्ट कम। कवरेज 100% मुझे मिल रहा है और एफर्ट 9 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने में, सपोज करो कि एक टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने में मुझे 10 मिनट का टाइम लगता है, तो 9 टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने में 90 मिनट। और अब 3 टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो 30 मिनट, 1 आवर की सेविंग। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाई लेवल टेस्ट केस, कवर्ड मैक्सिमम फंक्शनलिटी, एंड दैट इज कॉल्ड सैनिटी टेस्टिंग। क्लियर है? जी सर। ना, बस एक चीज और, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। सैनिटी टेस्टिंग हमने किया, ये तब हम कर रहे हैं सर कि सबसे पहले तो हम फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं। एक सेकंड। सबसे पहले हम फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद रीटेस्टिंग करते हैं। दिस इज द सीक्वेंस, देन रिग्रेशन और सैनिटी। नाउ फंक्शनल के पहले जब बिल्ड मिला तभी तो हम फंक्शनल टेस्ट केस कर रहे हैं सर। सपोज करो 1000 टेस्ट केस ही हमारे पास है, आपके पास है, और मैंने एक बिल्ड दिया आपको टेस्ट करने के लिए ना। अब आप क्या करोगे? अब जाके सीधे अगर जाके अपने फंक्शनल टेस्ट केस को एक्सिक्यूट करना स्टार्ट कर दोगे और टेस्ट केस फेल होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है।
तो उस केस में क्या करोगे आप? फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो उस केस में क्या करोगे आप कि एक हम स्मोक टेस्टिंग करते हैं। और स्मोक इन सब के लिए देखो, फंक्शनल टेस्ट केस हमारा बनता है, इसी टेस्ट केस का सबसेट ये है, इसी टेस्ट केस का सबसेट ये है, और इसी टेस्ट केस का सबसेट ये है। अलग से इसके लिए हम टेस्ट केस नहीं लिखते। ठीक है, देखा ना अभी आपने, हमने एग्जाम्पल से देखा ना, स्मोक टेस्टिंग के लिए हम टेस्ट केस लिखते ही नहीं। इसके लिए हम चेकलिस्ट बनाते हैं। इसके लिए चेकलिस्ट बनाते हैं, और चेकलिस्ट हम अपने उसी एग्जाम्पल को लेते हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन के। लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, सर्च प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, बाय, पे, और आगे जो भी है, बस ये मॉड फीचर का नाम लिखा और यहाँ पे स्टेटस। अब इसमें हम वैलिड यूजर से लॉगिन करते हैं, स्टेटस पास। रजिस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं, अगर हो गया, यूजर आईडी क्रिएट हो गया, पास। सर्च प्रोडक्ट कर रहे हैं, पास। ऐड टू कार्ट कुछ भी किया, बाय, पास। पे, पास। सिंपल। इसमें हम हमेशा ध्यान रखना, स्मोक चेकलिस्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। निगेटिव चेकलिस्ट हम नहीं बनाते हैं कि इनवैलिड डेटा के साथ हम चेक कर रहे हैं, नहीं। वो हम फंक्शनल में वैलिडेट करेंगे। हम हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव सिनारियो को चेक करते हैं स्मोक में। और अगर कोई बोले कि नहीं हम तो निगेटिव भी देखते हैं, तो बोलना कि उससे तो फिर फंक्शनल क्यों कर रहे हो? स्मोक में तो हम सिर्फ ये चेक करते हैं, जो बिल्ड मुझे मिला है, दैट बिल्ड इज टेस्टेबल और नॉट। बिल्ड जो मुझे मिला है वो टेस्टिंग के लायक भी है कि नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी डू द स्मोक टेस्टिंग। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, हाउ मेनी टेस्ट केस यू हैव एग्जीक्यूटेड फॉर द स्मोक टेस्टिंग। वहां पे आप सीधे पर, नो 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 नो, वी डोंट राइट एनी टेस्ट केसेस फॉर द स्मोक टेस्टिंग। We have the checklist for the smoke testing, and in the checklist, we just give the status pass, fail, and we always use the positive test data for the smoke checklist execution. And if anyone is fail, ये मेरा मान लो चेकलिस्ट है पूरा, एक भी फेल कर जा रहा है, मान लो ये फेल हो गया, तो हम बिल्ड वापस कर देते हैं। बिल्ड ही हम वापस कर देते हैं, हम बिल्ड अपने पास नहीं रखते, क्योंकि स्मोक चेकलिस्ट हमारा फेल हो चुका है। ओके, एंड नाउ द लास्ट वन। मान लो कि ये सारा काम करने के लिए हमारे पास 15 दिन का टाइम है ना। अब मेरा क्लाइंट बोल रहा है कि भाई ये जो बिल्ड है ना, ये मुझे आज के आज ही दे दो, या मैक्सिमम कल तक मुझे दे दो। 2 दिन का टाइम दिया क्लाइंट ने कि मुझे बिल्ड दे दो। और आपके पास टोटल मान लो कि 200 टेस्ट केस है, 2 टेस्टर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 टेस्ट के मान लो, टेस्टर अपने आप को ये मान लो कि 300 टेस्ट केस है। एक टेस्टर एक दिन में मान लो कि 50 टेस्ट केस रन कर रहा है, तो एक दिन में 100 टेस्ट केस मेरा एक्सिक्यूट हो गया, राइट।
स्ट्रेच कर रहा है अपने टाइम को भी, फिर भी 2 दिन में 200 टेस्ट केस ही एग्जीक्यूट किया। अब क्लाइंट बोला है कि 2 दिन के बाद मुझे भाई बिल्ड दे दो, जैसा भी है तुम दे दो। तो उस केस में हम क्या करेंगे? वी विल नॉट गो फॉर द फंक्शनल, वी विल नॉट गो फॉर, अब ये तो फंक्शनल नहीं गया तो ये सब तो उठाने की जरूरत ही नहीं है, स्मोक टेस्टिंग में कोई मतलब नहीं है। तो उस केस में हम एडहॉक टेस्टिंग करते हैं, और एडहॉक टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि इंपॉर्टेंट फीचर शुड वर्क। इंपॉर्टेंट फीचर शुड वर्क, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फीचर शुड वर्क, अब इंपॉर्टेंट फीचर हु विल डिसाइड? क्लाइंट डिसाइड करेगा ना। हम कौन होते हैं? हम तो टेक्निकल टीम है। इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है उसके प्रोडक्ट के लिए, ये कैसे मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? और यही आपको कहीं पे भी इसका गूगल में या कहीं गूगल वगैरह सब जगह देख लो, आपको कोई भी बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं करेगा, बोलेगा बस हम इंपॉर्टेंट फीचर को टेस्ट कर लेते हैं। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है भाई एप्लीकेशन का? आप उसके बिजनेस के बारे में जानते नहीं हो, आप टेक्निकल टीम हो, देन हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एप्लीकेशन? और लेकिन हम करते हैं एडहॉक टेस्टिंग। तो उस केस में हम क्या करते हैं सर? यूज केस सिनारियो को रन करते हैं। यूज केस को एग्जीक्यूट करते हैं। एंड यूज केस इज नथिंग, इट इज जस्ट दिस वन। टोटल इतना फ्लो होगा, एक एक टेस्ट केस इसका एग्जीक्यूट करते हैं। टोटल कितने? 3 3 6, 6 फ्लो को रन करते हैं। अगर ये सही काम कर रहा है, सो वी विल डिलीवर द बिल्ड विथ रिलीज नोट्स। इसके अंदर ये बग्स हैं अभी। we have just checked the flow of the application and the flow of the application is working fine। मान लो ऐड टू कार्ट में एक प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, हाँ भाई पेमेंट हो गया, मैं एक प्रोडक्ट से ज्यादा क्वांटिटी, उसी प्रोडक्ट का क्वांटिटी ऐड कर दे रहा हूँ 5, बिलिंग हो जा रही है, 500 रुपये दिखा रहा है। हर प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर 100 रुपये है तो 500 दिखा रहा है, लेकिन इनवॉइस जनरेट कर रहा है तो वो 100 ही दिखा रहा है। इनवॉइस जनरेट कर रहा है, बिलिंग कर रहा है, 500 ले भी रहा है, लेकिन इनवॉइस में 100 आ रहा है। ठीक है, फ्लो मेरा चल रहा है, ऐड टू कार्ट काम कर रहा है। डिटेल टेस्टिंग, क्योंकि अभी फंक्शनल हमने किया नहीं है, हम फ्लो को चेक कर रहे हैं कि ऐड टू कार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दैट्स व्हाई वी डू द एडहॉक टेस्टिंग वेन एवर टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब जितना हमें टाइम, हमने ये बोला था कि भाई हम इसको एग्जीक्यूट करने में मुझे कम से कम 3 दिन लगेगा, और उसके बाद मान लो कुछ बग आया तो बग फिक्स होगा कि नहीं होगा उसकी गारंटी हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम अपने एग्जीक्यूशन का टाइम आपको बता सकते हैं। एग्जीक्यूशन के टाइम के बाद अगर कुछ बग आ रहा है तो लेट्स से कि हम उसको लेके 6 डेज का बोल रहे हैं, और 6 डेज में, या हमने पहले ही 15 दिन का बोल रखा था कि 15 दिन में हम आपको फिक्स बिल्ड दे देंगे, लेकिन अब क्लाइंट बोला नहीं 2 दिन में दो, तो 2 दिन में हम दे रहे हैं, तो भाई बग तो रहेगा एप्लीकेशन में। तो हम क्या करेंगे कि जस्ट फ्लो को यूज केस रन करके देखेंगे मेरा फ्लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बस खत्म। ऐड टू कार्ट में मैंने आपको समझा दिया कि क्या। अब सर्च प्रोडक्ट में मान लो कि मैं मोबाइल सर्च कर रहा हूँ, तो मोबाइल के साथ साथ वहां पे मोबाइल चार्जर भी दिखा रहा है, मोबाइल लैपटॉप भी दिखा रहा है। हाँ ठीक है, सर्च काम तो कर रहा है ना, स्पेसिफिक काम नहीं कर रहा है। वो फंक्शनल में हम बग को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, so this is ad hoc testing। क्लियर है ना? कोई क्वेश्चन गाइस? मैं यहीं पे पॉज करता हूँ।